हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सेल शेप के बारे में पढ़ेंगे। सेल की शेप कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्वांटिटी कितनी होती है, साइज क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे आज। द बेसिक शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज स्फेरिकल। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ज़्यादातर तो सेल का जो साइज़ है वो स्फेरिकल होता है, बट अलग अलग फंक्शन की वजह से सेल का जो साइज़ है वो अलग अलग भी हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकती है। Thus the shape of cell may be variable, frequently changing its shape or fixed. Variable or irregular shape occurs in amoeba and white blood cells or leukocyte. ठीक है, इन ल्यूकोसाइट्स Leukocytes are spherical in circulating blood, but in other conditions they may produce pseudopodia and become irregular in shape. Pseudopodia होते हैं बच्चों नकली के पैर। जैसे कि ये आप अमीबा देख रहे हैं, अमीबा ने अपनी शेप ऐसे चेंज करके अपने नकली के स्यूडोपोडिया, नकली के पैर निकाल रखे हैं मूवमेंट के लिए। ओके, फिक्स शेप ऑफ सेल ऑकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फिक्स शेप है सेल की वो ज़्यादातर प्लांट्स में और एनिमल्स में होती हैं, कुछ एक में। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द शेल शेप इज मेंटेन्ड बाय टफ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसकी हेल्प से ही सेल की जो शेप डिफाइन होती है। ओके, फिर आप इसके बाद यहाँ आ जाएंगे। सेल्स में हैव डाइवर्स शेप्स सच एज पॉलीहाइड्रल, जिसकी 8, 12 या 14 साइड्स हो सकती हैं। स्फेरिकल, जैसे कि जो अंडे होते हैं बहुत सारे बर्ड्स के। स्पाइंडल शेप, जो कि स्मूथ मसल फाइबर होती हैं। एलोंगेट, जो कि हमारी नर्व सेल होती हैं। ब्रांच्ड, जो कि क्रोमेटोफोरस होती हैं या पिगमेंट सेल्स ऑफ स्किन होती हैं। और ऐसे ही डिस्क्वाइडल, ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसीज बोलते हैं। और ऐसे ही कुछ यहाँ पे देखिए स्पर्म दे रखा है, गोबलेट सेल दे रखी है, ठीक है, डायटोम दे रखा है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट शेप्स हैं सेल की। इसके बाद हम आते हैं, देखो एक ऑस्ट्रिच एग जिसका साइज 17 सेंटीमीटर तक हो सकता है। एक शुतुरमुर्ग का अंडा भी एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल होता है बच्चों। ओके, अब आते हैं हम सेल साइज के ऊपर। द साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स रेंजेस बिटवीन ब्रॉड लिमिट्स। साइज जो है बिल्कुल छोटे से लेके बहुत बड़ा हो सकता है। द प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर विजिबल टू नेक्ड आइज। प्लांट की और कुछ एनिमल्स की जो सेल हैं, कुछ एक जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। मोस्ट सेल हाउएवर आर विजिबल ओनली विद ए माइक्रोस्कोप सिंस दे आर ओनली अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। कुछ का साइज बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए उनके लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। द साइज ऑफ सेल वेराइज फ्रॉम द वेरी स्मॉल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का 0.2 to 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बच्चों 1 मीटर। नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लियर तभी होगा कि ये कितना छोटा साइज होता है। टू द वेरी लार्ज एग्स ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा 18 सेंटीमीटर तक का हो सकता है और ये 0.2 से 5 माइक्रोमीटर तक के साइज के बैक्टीरियाज के सेल होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सम नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव ए मीटर लॉन्ग टेल और एक्सॉन। जो ह्यूमन बींग की नर्व सेल हैं उनका 1 मीटर तक का भी साइज हो सकता है। द सिंगल मैरिन एल्गा, चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ देते हैं। द यूकैरियोटिक सेल्स आर टिपिकली लार्जर। किसी का साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लार्जर देन ए टिपिकल सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर के जो साइज हैं वो टिपिकल मल्टीसेलुलर से बड़े होते हैं। जैसे कि अमीबा बड़ा होता है हमारी नॉर्मल सेल से, फॉर एग्जांपल अमीबा, है ना। द स्मॉलेस्ट सेल आर दोज ऑफ माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकम। ओके, जो सबसे जो छोटी सेल होती है वो किस भाई साहब की है, माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम की है।
एन ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, जो वायरस और बैक्टीरिया के बीच का है। देयर साइज इज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। अब आप देखो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं बच्चों। 1 mm साइज सोचो आप कितना छोटा होता है। 25 mm का बच्चों 1 इंच होता है। 1 इंच में 25 mm होते हैं। अब उस 1 mm में 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो उसने जो साइज बताया पिछले पेज पे मैंने 0.2 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर, तो कितना छोटा साइज होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। और एक शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि 17 से 18 सेंटीमीटर का जिसका डायमीटर होता है, कितना बड़ा होता है। तो डिफरेंस आप आसानी से अब समझ पा रहे होंगे कि दो सेल्स के बीच में साइज में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद आता है बच्चों सेल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ए सेल इज फेयरली constant for a particular cell type and is independent to the size of an organism। बच्चों फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है सेल का वॉल्यूम, ना कि उस एनिमल या प्लांट के साइज के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे किडनी और लीवर सेल जो हैं वो बुल, हॉर्स एंड माउस सबकी सेम होती हैं। किडनी और लीवर की जो सेल हैं वो हॉर्स में भी, बुल में भी और चूहे में भी सबकी सेम होती हैं। द लार्जर साइज ऑफ एलिफेंट इज ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन इट। इसका मतलब ये है कि हाथी का जो बड़ा साइज है वो सेल की क्वांटिटी ज़्यादा है, सेल का साइज बड़ा नहीं है उसके अंदर। ओके, अब आती है बात सेल नंबर की। द नंबर ऑफ सेल्स इन मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज इंडेफिनिट। जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो ज़्यादातर तो इंडेफिनिट होती हैं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं। बट कुछ एक में जो है वो फिक्स होती हैं, ऑलमोस्ट फिक्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रोटिफायर्स एंड निमोटॉड्स, दो नाम दिए हुए हैं, आप इनको चाहें तो याद कर सकते हैं। इनके अंदर ऑलमोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी सेल जो हैं वो नंबर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से पढ़ेंगे The number of cells in multicellular organism usually is correlated with the size of an organism. Thus, small-sized organism has less number of cells in comparison to large-sized organism. अब एक चूहा और एक हाथी का कंपैरिजन करें तो चूहे में सेल कम ही होंगी और हाथी में सेल बहुत ज़्यादा होंगी। ओके, large-sized organisms such as elephant, whale, camel, इनके अंदर ज़्यादा है, काउंटलेस नंबर ऑफ सेल्स हैं, इनको काउंट ही नहीं कर सकते। और अगर ह्यूमन का एक अंदाज़ा लगाएं, एस्टिमेट लगाएं, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 100 ट्रिलियन बच्चों 10⁻⁴, 1 ट्रिलियन में एक के बाद 12 जीरो लगानी होती हैं, तो यहाँ पे एक के बाद 14 जीरो लगानी है आपको। इतनी सेल्स होती हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, अब आती है बात स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमने शेप पढ़ ली, साइज पढ़ लिया, सेल नंबर पढ़ लिए, बात आती है स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो शेप, साइज और जो उनके नंबरिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो 3 मेजर जो फंक्शनल रीजन्स हैं वो सबके अंदर होते हैं। दी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर प्लांट की सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल भी होगी, ठीक है। एनिमल सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद आता है न्यूक्लियस एंड दिस साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें तो सबके अंदर होती ही होती हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड इट लाइज द साइटोप्लाज्म। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ओके, ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका। ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसके बाद पिक्चर पे हम वापस आएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेचर एंड ऑकरेंस। नेचर कैसा होता है? मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब इसके अंदर होते हैं। ये सब नाम दे रखे हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। Sorry for the disturbance. It is present in cells of plant, animal and microorganisms. ये सबके अंदर होती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग, जिंदा होती है, थिन पतली होती है, डेलिकेट इलास्टिक होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है बच्चों जिसको चाहे अंदर ला सकती है, जिसको नहीं चाहती उसको अंदर नहीं आने देगी, और अंदर से भी जिसको रिमूव करना चाहिए वेस्टेज को उसको बाहर जाने में उसको परमिशन कर देगी, उसको अलाउ कर देगी। ओके, तो सेलेक्ट करती है किसको अंदर लेके आना है, किसको बाहर भेजना है। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। इट इज़ अबाउट 7 नैनोमीटर, बहुत पतला साइज होता है, बहुत पतली होती है। एक लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे तो ये सिंगल लाइन ही दिखाई देगी, लेकिन अगर ज़्यादा क्लियरली देखना हो तो एक हाईली पावरफुल अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प करें तो फिर हमें क्लियरली दिखाई देने लगेगा। सेल ऑर्गेनेल्स के क्या क्या पार्ट होते हैं सेल के अंदर ये देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल्स है, प्लास्टिड्स है, न्यूक्लियस है, और जो नॉन लिविंग है वो सेल वॉल है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है, सिर्फ वैक्यूल्स हैं, खाली होल होते हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल्स होते हैं, सेल इंक्लूजन्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक इस लाइन पे आप अंडरलाइन करेंगे, केमिकल एनालिसिस शो द मेम्ब्रेन टू बी 75% फॉस्फोलिपिड्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है 75%, बाकी इसके अंदर जो रहता है प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसेचराइड्स, ये चीज़ें और होती हैं इसके अंदर, ठीक है। इन सब चीज़ों से मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, बट मेनली किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड से। ओके, इसके बाद आप यहाँ इसको पूरा का पूरा अंडरलाइन करेंगे। द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट नॉट टू गिव स्ट्रेंथ to the membrane but to serve as enzymes, transport proteins, pumps and receptor proteins. Okay, presence of lipid and protein provide flexibility. ये flexibility देते हैं plasma membrane को. This property of flexibility of plasma membrane helps in endocytosis. अब ये जो एडवांटेजेस हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के आप पढ़िए, मैंने आपको बता दिया है ये किसको हेल्प करेगी अंदर जाने में, किसको हेल्प नहीं करेगी, किसको बाहर जाने में हेल्प करेगी। ओके, फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल, देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्ट करके ही परमिशन करती है। ओके, इसके दो काम हैं, एक डिफ्यूजन है, सम सब्सटेंसेस such as carbon dioxide, oxygen, water, etc. can move across the plasma membrane through a process called diffusion. एक डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पानी जो है मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। These substances are of very small size, so they diffuse readily through the phospholipid layer of the plasma membrane. Okay, इसको समझने के लिए आप ये एक्टिविटी रीड कर सकते हैं। एक्टिविटी 2.3 आप रीड करें एक बार। For example, a gas such as CO2 gets accumulated in high concentration inside a cell. आप अमीबा का यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। अमीबा के अंदर मान लो ऑक्सीजन कम होगी है, CO2 ज़्यादा होगी है, तो इसके सराउंडिंग जो पानी है, क्योंकि पानी में रहता है तो पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको आपस में एक्सचेंज करने देगी, डिफ्यूज़ करने देगी, CO2 वो बाहर रिलीज कर देगी और पानी अंदर ले लेगी, पानी के साथ में फ्रेश ऑक्सीजन भी आ जाएगी। ओके, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप इसको यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर ले, फॉर एग्जांपल से लेके डिक्रीज तक। फिर दूसरा फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो है ऑस्मोसिस। बच्चों, वाटर आल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की सही डेफिनेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन through a semi-permeable membrane to a region of lower water concentration. ओके, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको अंडरलाइन करना है, if solution is a very dilute solution, the cell will gain water by osmosis. Such a dilute solution is called hypotonic solution. तो आपके लिए आज इतना ही है बच्चों, आप इसको एक बार रीड करें और इसमें से जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करवाया आप उसके बेस पे आप अपने नोट बना सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके,
तो पढ़ाई करते रहें बच्चों। बाय बाय।